वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ ऐसी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक अकाउंट्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। तो 5 टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस कर रहे होंगे। बुक्स एंड पेपर या बुक्स और पेपर का वर्ड यूज होता है समटाइम, तो दोनों की डेफिनेशन सेम है। फिर एग्जैक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या शामिल होगा, फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 ईयर से डिफरेंट पीरियड भी हो सकता है, 12 मंथ का भी हो सकता है, 12 मंथ से डिफरेंट भी हो सकता है। और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, क्योंकि ये टर्म भी कई जगह पर यूज होती है। सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इन 5 डेफिनेशन की तरफ 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले बुक्स एंड पेपर या फिर बुक्स और पेपर की जो डेफिनेशन है इस पर बात करेंगे। तो इसमें शामिल हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स, डीड्स का मतलब है एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वाउचर्स जिनके ऊपर बेसिकली जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड होती है और उनके साथ जो रेलिवेंट इनवाइस या बिल वगैरह अटैच होता है। राइटिंग्स यानी कोई भी जो जहां पे बिजनेस का जो मेमोरेंडम रिकॉर्ड वगैरह हैं, जैसे बाजू का रिसीवेबल का लेजर, पेबल्स का लेजर वगैरह, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। दूसरे डॉक्यूमेंट्स मिनट्स ऑफ मीटिंग और जो रजिस्टर कंपनी मेंटेन करती है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएटेड कंपनीज, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉट हेल्ड इन द कंपनीज ओन नेम, या रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस वगैरह वगैरह, मेंटेन्ड ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी ये चाहे पेपर फॉर्म में मेंटेन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन हो। इसमें एक वर्ड यूज हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट। अब बुक्स ऑफ अकाउंट का बेसिकली मतलब जो है उसमें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, लेजर वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। जो बाकी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्पोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स हमने और रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। तो यहां से हमें यह भी अंडरस्टैंड करना है कि बुक और एंड पेपर या बुक और पेपर ये एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसमें से एक हिस्सा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा बाकी रिकॉर्ड्स को भी हम इंक्लूड करें तो बुक और पेपर की बात आती है। तो जब बुक और पेपर की बात आ रही है तो बहुत ज़्यादा हर किस्म के रिकॉर्ड में और जो है ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। इनफैक्ट अगर हम 2 मेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखें तो वो फर्स्ट 2 हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं जो कि हमारी डेफिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट की, यानी इसी डेफिनेशन को जो यहां पे पहला पॉइंट था उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन है कि इट इंक्लूड्स रिकॉर्ड मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ all sum of money received and expended by a company and matters in relation to which the receipt and expenditure take place. In short, कैश बुक का रिकॉर्ड, all sales and purchases of goods and services by the company. तो सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, या कंपनी अगर इसको वाउचर सिस्टम के थ्रू मेंटेन करती है रिकॉर्ड को तो वो सारे वाउचर्स वगैरह जो हैं वो इसमें शामिल होने चाहिए। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ये रिकॉर्ड बेसिकली हम टिपिकल अकाउंटिंग में देखें तो लेजर्स और उनके जो स्पोर्टिंग बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या वाउचर्स होते हैं उनके अंदर ये सारा रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखना है जहां पर प्रोडक्शन हो रही हो, कोई प्रोसेस हो रहा हो, प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल बनती है, या माइनिंग की एक्टिविटीज हो रही हो तो उसमें भी रिकॉर्ड बनता है कि कितनी माइनिंग एक्टिविटी हुई, उस पर क्या कॉस्ट आई और एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट वगैरह की डिटेल्स पूरी डेवलप हो रही होती हैं। तो ये 4 रिकॉर्ड जो हैं इनको जब हम शामिल करते हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन बनती है जो कि खुद शामिल है बुक और पेपर की डेफिनेशन के अंदर। अब यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट वो रिकॉर्ड है जो मेंटेन किया जाता है और उस रिकॉर्ड की बेस पर फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में नहीं आती, वो एक सेपरेट चीज है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, और अगर कंपनी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है तो वो फिर जाहिर बात है प्रॉफिट और लॉस के बजाय
स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बना रही होगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और नोट्स कंप्राइजिंग अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। जब हम अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो ये 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। लेकिन लॉ के अंदर 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेंशन हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, यानी लास्ट ईयर का जो कंपैरेटिव्स होते हैं। अच्छा, अब अकाउंटिंग के अंदर तो कंपैरेटिव डाटा जो है उसे अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहा जाता, सिर्फ ये कहा जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है उनका कंपैरेटिव डाटा भी देना है। लेकिन लॉ में, कंपनीज एक्ट में, इसको एक सेपरेट पॉइंट के तौर पे मेंशन किया गया है। और फिर एक बड़ा जनरल पॉइंट लॉ के अंदर मेंशन है कि एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉ की और अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है वो सेम है, लेकिन लॉ ने फर्दर ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको सेपरेटली डिस्क्राइब किया हुआ है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनको सेपरेटली नहीं बताया गया होता। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू अ कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे अगर कोई पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है और फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो है कि द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट एज द केस में बी लेट बिफोर इन जनरल मीटिंग इज मेड अप। यानी जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं उनको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, चाहे वो पीरियड ईयर हो या ना हो। यानी अगर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो 1 क्वार्टर भी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होगा। वैसे टिपिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और वो 1 साल की ही होती हैं, लेकिन कंपनीज बाज़-औक़ात खासतौर पे जब कंपनी का फर्स्ट ईयर होता है, जैसे इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी की और कंपनी जो है ना 4 या 5 महीने के बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होती है, तो वो फाइनेंशियल ईयर ही कहलाएगा लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक। हालांकि एक्चुअली वो 12 मंथ्स का टाइम नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है, मोस्टली कम होता है, कभी कभार ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 99% ऑफ द टाइम्स तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बन रही होती हैं, लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम, खासतौर पे इनकॉर्पोरेशन वगैरह के टाइम पर ये पॉसिबल है कि कंपनी 12 मंथ से कम या ज़्यादा की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो, और ऐसी सिचुएशन में वो पीरियड जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही होंगी उसको फाइनेंशियल ईयर ही कहा जाएगा। हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, सीएफओ। एज सच जो डेफिनेशन गिवन है उसमें कोई खास बात नहीं बताई हुई, सिर्फ ये कहा है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ मीन्स एन इंडिविजुअल। अच्छा, इससे ये बात पता चलती है कि आप सीएफओ किसी पार्टनरशिप फर्म को नहीं बना सकते, आप किसी जो है वो किसी और कंपनी को नहीं अपॉइंट कर सकते, इंडिविजुअल होना चाहिए। अपॉइंटेड टू परफॉर्म सच फंक्शंस एंड ड्यूटीज एज आर कस्टमरली परफॉर्म बाय अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब लॉ ने यानी एज सच ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की ड्यूटीज प्रेस्क्राइब नहीं की, सिर्फ यहां तक बता दिया कि जी जो काम रूटीन में कंपनीज के अंदर कस्टम यानी रिवाज के मुताबिक जो है यूजुअली परफॉर्म किया जाता है कि सीएफओ जो काम करता है वही शख्स जो उस काम के लिए अपॉइंट हुआ है उसको सीएफओ समझा जाएगा, उसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समझा जाएगा। अच्छा, अब लॉ में कुछ जगह पर सीएफओ की कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं, जैसे जब लिस्टेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करना होता है तो उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के साथ साथ सीएफओ के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं, साइन सीएफओ के भी होते हैं। और भी लॉ में कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव हैं जहां पर सीएफओ की जो है वो लिए कुछ पॉइंट्स डिफाइन है कि उसके साइन होंगे या उनकी तरफ से भी एक चीज़ के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, या अगर कहीं पे कुछ गलत होगा अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड तो सीएफओ को भी पेनल्टी लगेगी। ऐसा लॉ के अंदर कुछ जगह पे मेंशन है, लेकिन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सीएफओ की क्या होती हैं वो लॉ में मेंशन नहीं है। वो हम टिपिकली आपके साथ फॉर अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर लेते हैं। गूगल से हमने कुछ ये ली हैं जो टिपिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सीएफओ हैं। यहाँ पर ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है कि जो सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पास्ट में हुआ करती थी वो बड़ी लिमिटेड थी, जैसे अकाउंट्स को मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बैंक के साथ लोन वगैरह और फाइनेंस ऑब्टेन करने के लिए जो डीलिंग्स करनी होती हैं उनको मैनेज करना। तो ये 2-3 मेन काम होते थे। लेकिन अब जो हम आजकल देखते हैं तो सीएफओ जो है उसका रोल बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुका है और वो काफ़ी हद तक जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं।
टॉप मैनेजमेंट के साथ, और कंपनी की जो कह लें कि स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, उसकी प्लानिंग में भी काम कर रहे होते हैं, गोल सेटिंग और ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए भी काम कर रहे होते हैं। तो टिपिकली जो आजकल एक CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी जाती हैं, ये कोई फुल एंड फाइनल लिस्ट नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर हम और काम ऐड भी कर सकते हैं और किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन इससे थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है कि वो कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग को ड्राइव करें, रिस्क मैनेजमेंट देखें खास तौर पे एंटिटी की लाइबिलिटीज़ और इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, लिक्विडिटी रिस्क, कैश फ्लोज वगैरह को देखना, ऑर्गेनाइजेशन की फंड रेजिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर को देखना, इंश्योर करना कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए कैश फ्लोज चाहिए होंगे तो वो अवेलेबल हों। फाइनेंस पर्सोनल जो पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनके ह्यूमन रिसोर्स को सुपरवाइज करना, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना, करंट और फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स को रिलायबली प्रिपेयर करना, कंपनी के आईटी सिस्टम के साथ, आजकल तो क्योंकि मोस्टली जो फाइनेंस सिस्टम है वो आईटी सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो उसको भी ओवरसी करना और सेटअप करना भी एट टाइम्स CFO की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आ रहा होता है। लॉ के साथ कंप्लायंस करना, कंपनी की पॉलिसीज़ के मुताबिक अकाउंटिंग हो रही हो, चीज़ें मेंटेन हो रही हो, कंप्लायंस हो रही हो, ये देखना। फाइनेंशियल कंट्रोलर और जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं कंपनी के, उनकी टीम को मैनेज करना, उनको भी CFO ही हेड कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस की एस्पेक्ट में एक कंपनी के अंदर जो टॉप पोजीशन होती है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की होती है। इसके बाद डायरेक्टर्स आ जाते हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको ये CFO जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो CFO ने रिपोर्ट करना होता है डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी अपने सारे फंक्शन को खुद ये लीड कर रहे होते हैं। तो CFO एक लीडरशिप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस एंगल से हमें इसे समझना चाहिए। यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर बुकिश लेवल पर जाएं तो लॉ के अंदर डेफिनेशन सिर्फ ये 2 लाइंस की डेफिनेशन है, और जो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ शेयर की हैं ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।